सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली कुछ चीज़ें, एक्चुअली एनटीएससी से रिलेटेड चैप्टर है, हमने क्या पढ़ना है, हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें देख ली हैं कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के पहले हमारे यहाँ मुगल एम्पायर आया, उसके पहले दिल्ली सल्तनत आई, और फिर हमने प्रीवियसली एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में हमने पढ़ी मिडाइवल हिस्ट्री, और उसी का एक पार्ट और आ जाता है कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर हमारे यहाँ पर आया। ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, बात सुनो यहां पे अच्छा, सेगमेंट डिवाइड कर लें तो पहले सुनो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो 1206 से पहले वाला पार्ट है, 1206 से लेकर 1757 तक का जो पार्ट है कुछ हिस्सा इसमें आएगा, तो 1757 के बीच का जो हिस्सा है 1206 से लेकर के वो मिडाइवल हिस्ट्री होगा, और 1757 के बाद से आज तक का जो हमारा हिस्ट्री रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होगा। तो ये जो अभी अपन बात करने वाले हैं ना, वो हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्री मॉडर्न हिस्ट्री है, बस एंड ऑफ द हम कह सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री था। तो ऑलरेडी हमने मुगल एम्पायर पढ़ा, उसके पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ा, मुगल एम्पायर के दौरान ही ब्रिटिशर्स यहां आ चुके थे। अब देखो होता क्या है, कैसे ब्रिटिशर्स के साथ में हमारा स्ट्रगल हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई। आई ट्राइड कि मैं आपको ज्यादा कुछ हिस्ट्री में बताऊं ना, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट जो हिंट्स हैं वो दे दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहां लिख दिया, और कोशिश की बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें समझा सकूं। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद में है ना, एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पे याद रखना है आपको, सबसे पहले ब्रिटिशर जब हमारे यहां आए थे तो दैट वाज द ईयर 1599, जब पहली बार वो यहां आए। इस दौरान अच्छा, तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कौन से यूरोपियन ग्रुप यहां पर आए थे ट्रेड करने, तो दैट वाज पोर्तुगीज। ठीक है, जो 1497-98 के आसपास आए थे। उसके बाद में ब्रिटिशर्स थे जो 1599 में आए हमारे यहां। ठीक है, इट वॉज द टाइम जब 23 तारीख को 23 ऑफ सितंबर 1600 को यहां पे, इसको अच्छे से सुन लेना, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, या ऐसा सोचा दैट वी विल डू द ट्रेड इन ईस्ट इंडीज के अंदर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो भारतीय यूरोप मतलब यूनियन था उसके पास में, और ये एक तरीके से जॉइंट वेंचर था, किसका, मर्चेंट्स का और गवर्नर्स का। तो ऐसे में इसका नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंग्लिश कंपनी थी। कौन थी, इंग्लिश कंपनी। जहां पर भी इंग्लिश आ जाए आप याद रखें, इंग्लिश मींस ब्रिटिश कंपनी। अब देखो ये बात है दिसंबर की, जब ये इसी साल की 1600 में 31 ऑफ दिसंबर को जो एलिजाबेथ वन थी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने एक चार्टर दिया। चार्टर क्या होता है, जिसके अंदर राइट्स लिखे हुए होते हैं। चार्टर इज अ प्रोफॉर्मा इन विच द राइट्स आर मेंशन्ड ऑफ एनी ऑफ द पीपल और मे बी कंपनी। तो ऐसे में एक चार्टर इन्होंने इशू किया, उस चार्टर में इनको ग्रांट किए गए राइट्स, किसके, कि भैया ईस्ट के अंदर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास में ये सोलो राइट है, आपके पास में इंडिविजुअल राइट्स हैं, और इन राइट्स को केवल आप यूज करेंगे। कौन यूज करेगा, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करेगी इन सभी राइट्स को। किसने कहा ये कहा एलिजाबेथ ने। किसमें कहा, अपने चार्टर में क्या कहा कि इन राइट्स को कौन यूज करेगा, इन राइट्स को यूज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब इन राइट्स के अंदर मेजरली क्या था ये समझ लो। इन राइट्स में ये था कि अगर कोई भी ईस्ट के साथ में ट्रेड करेगा तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके पास में राइट है, फिर अब आप किस किस को राइट देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। भैया बहुत ही पावरफुल थी उस टाइम पर ये, इस कारण से इसके चार्टर को माना जाता था। बात है इन द ईयर 1612 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेड सेटलमेंट सूरत में एस्टेब्लिश किया। ये देखो सेटलमेंट्स क्या होता है, सेटलमेंट्स का मतलब होता है जहां पे आप अपना एक तरीके से हब बना लेते हैं। ठीक है, हब का मतलब क्या होगा, जब आप अपना एक एरिया क्रिएट कर देते हैं, अपना मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं बिजनेस पे। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेड सेटलमेंट बनाया। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हालांकि ये 3 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि पहला सेंटर कहां बनाया गया, तो सूरत में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1612 में। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्लीज अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद में क्या हुआ, अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक ये केवल बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं,
लेकिन इसके साथ में अब इनके मन में आने लग जाता है लालच, क्योंकि डिमांड जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी इंडियन गुड्स की। तो ऐसे में सबसे पहली बार 1717 में एक फरमान जारी किया जाता है, किसके थ्रू? फारूक शियार के थ्रू। यह फरमान जारी किया जाता है, एक तरीके से राइट ग्रांट किए जाते हैं, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये बोलते हैं भैया आपको हम जागीरदारी दे रहे हैं 38 गांवों की। सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जागीरदारी मिली और इसके एक्सचेंज में क्या दिया गया इनको 3000 रुपए का ग्रांट दिया गया। ग्रांट का मतलब एक तरीके से तोहफे के अंदर कह दो, उसके बदले में 38 विलेजेस को देने के बदले में 3000 रुपए दिए गए कंपनी के थ्रू। और क्या मिला इसके बदले में? इसके बदले में मिला कि जब आप ट्रेड करेंगे तो देयर इज नो नीड टू गिव द ड्यूटी, मतलब कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टोल टैक्स देने की जरूरत है। अब जो भी इन गांवों से आप लेंगे वो सारा का सारा किसका? आपका। बात समझ में आई? सारा का सारा किसका? आपका। तो कितने गांव? 38 गांव। याद रखेंगे किसने दिया? फारूक शियार ने दिया। एक्चुअली क्या होता, मुगल एम्पायर इस टाइम तक आते आते बहुत वीक हो चुके थे, तो इनको पता था कि भी, और लग्जरियस भी लाइफ अपनी जी रहे थे, तो ऐसे में ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे पास में खुद से तो कुछ आना नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम कैसे भी पैसा जो हम ले रहे हैं वो लेते रहें। तो ऐसे में इनके पास में पावर बची नहीं थी, मातृभूमि से इनको प्यार था नहीं, तो थोड़े से पैसों के बदले में इन्होंने 38 विलेजेस की जागीरदारी किसको सौंप दी? वो सौंप दी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां से इनको एक और चीज मिल गई कि आपको कोई भी टाइप का टैक्स नहीं देना और आपको टोल टैक्स में भी अब छूट मिलेगी। यहां से इनके जो इरादे थे वो बदलना शुरू हुए, किनके? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के। और यहां पे जब इरादे बदलना शुरू हुए तो अब जो कि ट्रेड करने यहां आए थे, दे हैड एक्चुअली हैड द ड्रीम्स कि अब तो भैया हमें पूरे तरीके से कैप्चर करना है इन टेरिटरीज को। और होता है आगे कि यहां पे कंपनी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है बंगाल में। अब ये बंगाल में क्यों करती है? याद रखना, वो हार्बर है, पोर्ट है, तो वहां पे बहुत सारे शिप आएंगे, तो अब वहां से जो ये ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर वहां पे इन्फ्लुएंस इनका है, इनको ज्यादा वहां पे मौका दिया जा रहा है, और वहां पर क्योंकि बहुत सारी चीजें, ओपीएम वगैरह बिहार वगैरह से आ रहा था, तो इंडिगो वगैरह बिहार से आ रहा था, तो ऐसे में वो सबसे पास में जो शिप वगैरह इनको मिलती थी वो मिलती थी बंगाल से, तो वहां से इनको जरूरत थी उस पूरे बंगाल को कैप्चर करने की। बट दिक्कत क्या होती है, बंगाल पर इनका कंट्रोल नहीं था, ठीक है। मुगल एम्पायर वहां ज्यादा रूल नहीं कर रहा था, मुगल एम्पायर का ज्यादा वहां दबदबा नहीं था, अदरवाइज उसको भी ले लेते। अब सुनना, वहां पर एक राजा थे, राजा को नवाब कहा जाता है, तो नवाब अलवर्दी खान, उनकी डेथ हो जाती है। कब? डेट याद रखेंगे आप, 10 अप्रैल 1756 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद में इनकी जो डॉटर थी, इनकी डॉटर, सबसे छोटी डॉटर जिसका नाम था अमीना बेगम, अमीना बेगम के बेटे को ये बना देते हैं नवाब, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। नाम सुना होगा तुमने, सिराजुद्दौला, सीरियल्स भी बने इनके ऊपर, तो दोबारा सुने, अच्छा क्वेश्चन है कि उस टाइम पर 1756 के अंदर जो अलवर्दी खान थे, जब तक ये थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंटरफेयर तो काफी कर रहे थे। जब ये मर गए ना, तो मरने के बाद में अमीना बेगम, जो कि इनकी सबसे छोटी डॉटर थी, उनके बेटे को इन्होंने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। अब मरने के बाद कैसे बनाओगे भैया? पहले ही बता जाते हैं कि मेरे बाद कौन, तो सिराजुद्दौला को नॉमिनेट कर दिया गया था ऑलरेडी कि नेक्स्ट नवाब यही होंगे। यंगर डॉटर इनके बेटे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनके नेफ्यू से ही इनकी छोटी डॉटर की शादी हुई थी, उनसे हुए सिराजुद्दौला। अब यहां पर समझ लेना, यहां पर ये कौन है? ये लास्ट, मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। याद रखना ये कौन है? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद में जितने भी नवाब यहां आए वो डिपेंडेंट रहे किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है। नए नवाब बन गए बंगाल के। लेकिन इसी दौरान यहां पर जो गवर्नर थे, अब देखो तुम कहोगे गवर्नर तो ईस्ट इंडिया कंपनी में होंगे, नहीं, देखो गवर्नर क्या होता है, राजा कुछ लोगों को अपॉइंट करता है कुछ टेरिटरीज पे, उनको राजपाट नहीं देता, लेकिन हाँ उनको राइट दे देता है कि भाई इस जगह को तुम गवर्न करोगे, ठीक है, देख रेख करोगे। तो ऐसे ही शौकत जंग नाम के एक व्यक्ति थे,
पूर्णिया के, बंगाल साइड की ही। वहां पर उनके मन में भी लालसा आने लगी कि मैं नवाब बन जाऊं बंगाल का। इस चीज का एक तरीके से बेनिफिट उठाना चाहा किसने? ब्रिटिशर्स ने। वो जान गए कि भैया इनके घर में ही फूट है, तो क्यों ना इनकी टेरिटरीज को हम छीन लें। तो यहां से इनकी आपसी रंजिश के कारण इनका खुद का जो पावर था वो वीक हो रहा था, और इसके अंदर इंटरफेयर कर देते हैं ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कैसे करते हैं? देखो भाई, यहां पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो ये कहा कि सिराजुद्दौला को ये कहा कि भैया ये टेरिटरीज हमारी है, या इन पे हमें राइट चाहिए, बोलो कितने पैसे लोगे। सिराजुद्दौला ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तो जब बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज सामने आ गए नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, तो यहां पर लड़ाई होना तय था। और ऐसी ही लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो, बैटल ऑफ प्लासी ऐसे देखोगे तो लंबा चौड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा भाई किस किस के बीच में लड़ाई हुई, कब हुई? तो बात हुई 1757 की, 23 जून 1757। एक तरफ थे सिराजुद्दौला, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स। और भैया ये कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिशर जीत जाते हैं, क्योंकि इनके पास में वेपन्स थे। और सिराजुद्दौला जो इंटरनली वीक हो चुके थे और इनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, सो दैट ये लॉस्ट कर जाते हैं अपनी टेरिटरीज को। अब याद रखना, सिराजुद्दौला के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जो थे वो इनके सेनापति थे, लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं। किसके साथ मिलकर के? सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को एक तरीके से ब्राइब दे दिया कि तुम अगर इसके साथ नहीं दे रहे हो ना, मतलब इसका हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तो तुम इसका साथ भी मत दो। और मीर जाफर को ये लालच दे दिया गया कि हम आपको नया नवाब बना देंगे। तो ऐसे में मीर जाफर ने इसका साथ नहीं दिया, सेनापति थे और ऐसे में लड़े नहीं ये। और ऐसे में ना लड़ने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने इनको रिवॉर्ड किया। कैसे? इनको नया नवाब बना दिया गया बंगाल का। इसके साथ में क्या क्वेश्चन आता है कि पहला डिपेंडेंट नवाब कौन था बंगाल का? तो ही वॉज मीर जाफर। तो मीर जफर, जफर कह दो, जाफर कह दो, ठीक है। तो मीर जफर पहले डिपेंडेंट नवाब बनते हैं बंगाल के। इस तरीके से ब्रिटिशर्स का बंगाल पे रूल आ जाता है। बट क्या होता है, जब इन्होंने अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर दी बंगाल पर, तो कंडीशन अभी भी सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि भाई इसको टेक केयर करना है अपनी टेरिटरी का। नवाब तो बन गया, अब टेक केयर तो करेगा ही। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। इनको चाहिए टैक्सेशन, बहुत ज्यादा टैक्स चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और ये उसको पूरा नहीं कर पाता है। जो मीर जफर होता है वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाता, उन नीड्स को, उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता जो ब्रिटिशर चाह रहे थे। पैसा चाह रहे थे बहुत सारा ये। तो ऐसे में ये बोलते हैं भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है, और 3 साल बाद इन द ईयर 1960 वो बोलते हैं तुम हट जाओ। चलो भाई, क्योंकि उनकी ग्रेस से बने थे तो इनको हटा दिया जाता है, और यहां पर एक नया पर्सन आ जाता है जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को 1760 में, आई मीन टू से, यहां पे एक नया नवाब इंट्रोड्यूस हो जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। क्योंकि ऑलरेडी जो जिसको पहले नवाब बनाया था, फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब ऑफ द बंगाल, मीर जफर, वो इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता है। तो नया पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम एक नया नवाब बनने के बाद में अपने पावर से बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से रिस्टोर करना चाहता है, बट वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे तरीके से खोखला हो चुका था बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो इतना सब कुछ हुआ, उसका सबसे बड़ा जो कॉज था, सबसे बड़ा जो कारण था, वो थे ब्रिटिशर्स। इतना अंदर से खोखला कर दिया था कि कुछ भी नहीं बचा था इनके पास में। ऐसे में यहां पर जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, तो ये मतलब पावरफुल था, ये कठपुतली नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, इसने बोला कि भाई देख मेरे से तो हो रहा नहीं है, और अब वो बोलते तेरे से नहीं होता तू भी हट जा। तो बोले हटूं क्यों मैं, मेरी पावर है। तो ऐसे में उन्होंने बोला चलो भाई लड़ लेते हैं अपन। तो जब लड़ने का इन्होंने सोच लिया तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। यहां पर थोड़ा सा आप डेट्स को याद रखना। देखो यहां पर 57 से 60 के अंदर इसको हटाया गया, और 60 में नया नवाब बनता है कासिम। 4 साल तक ड्रैग किया, बट ही वॉज इनकेपेबल टू फुलफिल द डिमांड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स एक्चुअली ऑफ ब्रिटिशर्स, सो दैट they have took participation in a war, revolt or battle named the Battle of Buxar. The one part was Mir Qasim and the opposition was Britishers. Of course, the Britishers would be winner. क्यों? क्योंकि हर तरीके से डेवलप्ड थे, वेपन्स थे इनके पास में,
और ये तो इकोनॉमिकल क्राइसिस से वैसे ही जूझ रहा था। सो दिस वाज द रीजन दैट इस पार्टिसिपेशन के अंदर, इस रिवॉल्ट के अंदर मीर कासिम की हार हो जाती है, ठीक है। और मीर कासिम की जब हार हुई ना, सो यहां पर ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से अपनी पावर को रिस्टोर कर चुके होते हैं। अब वो बोलते हैं भैया बार बार यही थोड़ी करते रहेंगे अपन, बार बार हम बंगाल के अंदर जो हमारे नवाब हैं उसका पार्ट ही थोड़ी चेंज करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया अब से ऐसा होगा ही नहीं, अब से इस बैटल के बाद से जितने भी दीवानी राइट्स थे, दीवानी का मतलब पागल नहीं, दीवानी का मतलब जो टैक्सेशन वाले राइट्स थे, दीवानी एक तरीके का टैक्स का टाइप था, और जो राइट्स होता है ना लैंड पर, उसको कहा जाता है। तो जितने भी दीवानी राइट्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाते हैं। और यहां पे केवल यहीं पर नहीं, केवल बंगाल पर ही नहीं, बंगाल के रिलेटेड उड़ीसा, बिहार, इन सभी जगहों के जो भी राइट्स थे वो भी किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के पास से। और एक्चुअल में यहां से अब इंडस्ट्रियल स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ट्रेड स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और आप मान सकते हो कि इट वॉज द टाइम जब 1757 में 1757 के अंदर, देखो अभी जस्ट हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, ये जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और वहां पर सिराजुद्दौला ने अपनी, मतलब सिराजुद्दौला हार गए, तो यहां से राइट चले गए और यहां पर ये फिर ग्रेस के थ्रू यहां पर नवाब बनने लगे। अब ये मान के चलेंगे आप, यहां पे सिराजुद्दौला जब हारे, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का रोल वहां से जस्ट चेंज हो गया। नाउ दे वर नॉट द ट्रेडर, दे हैव बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो यहां से माना जाता है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। मेरे हिसाब से बैटल तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे और क्या हुआ, कैसे मराठा वॉर हुई, कैसे हमारे यहाँ पर और दूसरी वॉर्स ने मतलब प्लेस लिया। ओके, सो वी विल डिस्कस इसी शॉर्ट तरीके से कि आपको बैटल्स के बारे में पता चले। एंग्लो मराठा वॉर, मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके पहले कर्नाटिक वॉर्स भी हुई थी, वो भी मुझे बताना जरूरी है, तो कल एक कर्नाटिक वॉर्स पे भी छोटा सा वीडियो बना लेंगे कि जो कर्नाटिक वॉर्स हुई उसके अंदर कौन कौन आमने सामने था और उसके कंक्लूजन्स क्या निकले। ठीक है, आज मेरे हिसाब से जितना हमने पढ़ा वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कहीं प्रॉब्लम है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ में और इसी तरीके के कुछ शॉर्ट मेथड्स के साथ में। सी यू, हैव अ नाइस डे।